हरीश राणा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी, उन्हें कौन सी गंभीर कंडीशन थी, ये जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे उन 3 वैक्सीन के बारे में जो अडल्ट्स को जरूर लगवानी चाहिए, और सेहत के तीसरे सेगमेंट में समझेंगे कि प्रोटीन पाउडर वर्कआउट से पहले लेना चाहिए या वर्कआउट के बाद। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। हरीश राणा, इन्हें 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। हरीश पिछले 13 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में हैं, यानी वो जिंदा तो हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनके आसपास क्या चल रहा है। अब तक वो सिर्फ मशीन और दवाइयों के सहारे जिंदा है। हरीश 2013 में हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इसके बाद उनका काफी इलाज कराया गया, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, न ही आगे सुधार की उम्मीद थी। बेटे को इस हालत में देख परिवार ने उनके लिए इच्छा मृत्यु मांगी। सुप्रीम कोर्ट में कई मेडिकल रिपोर्ट्स पेश हुई, जिसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 32 साल के हरीश को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। देश में इच्छा मृत्यु का ये पहला केस है जिसे मंजूरी मिली है। हरीश को इच्छा मृत्यु के लिए 13 मार्च को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया है। उन्हें धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जा रहा है। वेजिटेटिव स्टेट में रहने के अलावा हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया नाम की एक गंभीर कंडीशन भी थी। आज सेहत के इस एपिसोड में हम क्वाड्रिप्लेजिया पर ही बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि क्वाड्रिप्लेजिया क्या है, ये क्यों होता है, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्वाड्रिप्लेजिया और पैराप्लेजिया में फर्क क्या है, और क्या क्वाड्रिप्लेजिया का इलाज मुमकिन है। सुनिए। देखिए, क्वाड्रिप्लीजिया है जब शरीर के जो चारों अंग, दोनों हाथ पांव यदि काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बाजुएं और दोनों टांगे यदि काम नहीं कर रही हैं, तो चारों अंग के ना काम करने को ही क्वाड्रिप्लीजिया कहा जाता है। क्वाड्रिप्लीजिया आजकल एक सिचुएशन है जो हम काफ़ी कॉमन देख रहे हैं, क्योंकि हाई स्पीड व्हीकल के एक्सीडेंट होते हैं, गर्दन पे चोट लगती है, और जैसा आप देखेंगे गर्दन में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, जो दिमाग से सारी नसें हाथों और पाँव को चलाने की हमारे गर्दन के थ्रू शरीर के अंगों में जा रही हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में जब गर्दन में चोट लगती है तो चारों जो हमारी एक्सट्रेमिटीज़ हैं, दोनों बाजुओं, दोनों टांगों की सारी चलाने की शक्ति वाली नसें उसमें ख़त्म हो जाती हैं। तो गर्दन की चोट में, जिसको सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं, उसमें क्वाड्रिप्लीजिया देखा जाता है। एक तो हमने बताया हाई स्पीड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ऊंचाई से गिरना, तो ये सारे चोट लगने के कारण हैं। चोट के अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर नसों का गुच्छा है तो उसमें ब्लीडिंग के कारण भी क्वाड्रिप्लीजिया हो सकता है। यदि स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में हैवी डोज की रेडिएशन दी गई हो तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट से भी रेयरली ये हो सकता है, पर मेन जो मुख्य कारण है वो चोट लगना किसी भी प्रकार की, इसके अंदर ट्यूमर होना या इसके अंदर ब्लीडिंग होना। कई नसों की बीमारियां होती हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया या एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलिटिस हो गया। ऐसी नसों की सूजन की और इन्फेक्शन की बीमारियां भी होती हैं, जिसमें बाजुओं और टांगे की नसें बेकार हो जाती हैं और मरीज क्वाड्रिप्लेजिक हो जाता है। तो देखो, जो मेन असर है कि पेशेंट चल नहीं सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बाजुएं और दोनों टांगे बेकार हैं। इसके अलावा उनकी बाजुओं और टांगों की सेंसेशन भी आमतौर पे ख़त्म हो जाती है, और अगर कोई चोट लग जाए तो उनको पेशेंट को एहसास भी नहीं होता है। तो ज़रूरी बात है, ऐसे पेशेंट की केयर में हम बहुत इस बारे में अटेंशन पे करते हैं कि कोई नुकीली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ उनको चोट पहुँचाने वाली उनके पास में ना रखी हो, क्योंकि उनको ऐसी चीज के चुभने या उसके शरीर पे लगने का दर्द भी महसूस नहीं होगा। आमतौर पे क्वाड्रिप्लीजिया में पेशाब का और इवन पैखाने का, स्टूल पास करने का भी जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाता है और पेशेंट इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं। आमतौर पे यूरिन अपने आप निकलता रहता है, मोशन अपने आप निकलता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को केयर चाहिए होती है कि यूरिन के रास्ते में ट्यूब डाली जाए, और मोशन यदि पास हो रहा है तो वहाँ पे या तो डायपर लगाया जाए या वहाँ पे पीरियोडिकली उस एरिया को क्लीन किया जाए।
इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी केयर होती है ऐसे पेशेंट्स की कि इनको 2-2 घंटे में टर्न करना होता है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे पेशेंट्स को बेड सोर बन जाते हैं। पैराप्लीजिया का मतलब है केवल दोनों टांगे बेकार हैं, दोनों बाजू काम कर रहे हैं, इसको कहा जाता है पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया कब होता है तो आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। यदि रीढ़ की हड्डी की चोट गर्दन पे लगे तो बाजू या टांगे सारों की नसें अफेक्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। बट वही स्पाइनल कॉर्ड की चोट अगर धड़ में या थोरैसिक रीजन में लगे तो केवल टांगों की नसें उसमें अफेक्ट होती हैं और पेशेंट को पैराप्लीजिया होता है। सो जिस तरह के कारण हमने क्वाड्रिप्लीजिया के लिए बताए, लगभग उसी तरह के कारण पैराप्लीजिया के लिए भी सही है, सच है। अब पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया वाले पेशेंट्स की केयर में उनकी नीट क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन करना, उनको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन देना, उनको फिजियोथेरेपी करना, ये सब जनरल केयर है। उनके यूरिन के रास्ते में आमतौर पे पाइप डालनी पड़ती है, उनका मोशन पास हो जाता तो उसको क्लीन रखना पड़ता है, हाइजीन, और पेशेंट को 2-2 घंटे में टर्न करना, ये तो जनरल सपोर्टिव केयर है। बट जो मेन बात है, जिस वजह से पेशेंट को क्वाड्रिप्लीजिया या पैराप्लीजिया हुआ है, उस चीज का इलाज बहुत जरूरी है। कई केसेस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ऑपरेशन से जो नस पे आघात पहुंच रहा है उसमें कुछ रिकवरी के भी चांसेस होते हैं। बट जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी खराब वाली होती है, कई बार उसमें अगर हम हड्डी को जोड़ दें तब भी जो नस की चोट है लगी अंदर, उसके कारण कई बार इंप्रूवमेंट नहीं होती अगर बहुत खराब चोट होती है। तो फर्स्ट चीज है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और उसमें रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल है, क्योंकि हड्डियां 2 अलग अलग पड़ी हैं, तो उनको जोड़ने का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम पेशेंट को बिठा नहीं पाएंगे या खड़ा नहीं करा पाएंगे या प्रॉपर उनकी फिजियोथेरेपी नहीं हो पाएगी। दूसरा है, अगर चोट का केस नहीं है, कोई ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है या कोई ब्लीडिंग है, तो उसका प्रॉपर इलाज दवाई से या ऑपरेशन से किया जाना चाहिए, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड में हम रिकवरी का मैक्सिमम चांस दें। क्वाड्रिप्लीजिया का इलाज पूरी तरह मुमकिन है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्पाइनल कॉर्ड में चोट कितनी गंभीर है और नसों को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की चोट हल्की है तो सही इलाज से कुछ हद तक सुधार हो सकता है, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड हमेशा के लिए डैमेज हो जाए तो मरीज का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हमारे देश में ज्यादातर वैक्सीन बचपन में ही लग जाती है, लेकिन बड़े होने के बाद भी कुछ वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ये वैक्सीन कई गंभीर वायरस और बीमारियों से बचाती है। इन्हें लगाने से लंबे वक्त तक सुरक्षा मिलती है। कौन सी 3 वैक्सीन अडल्ट्स को जरूर लगवानी चाहिए और क्यों, ये हमने पूछा रीजेंसी हेल्थ लखनऊ में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता से। डॉक्टर आकांक्षा कहती हैं कि पहली वैक्सीन है फ्लू की। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। फ्लू की वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती हैं। करीब 2 हफ्ते में शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज आपको फ्लू से बचाती हैं। फ्लू की वैक्सीन 70 से 90% तक असरदार होती है, यानी वैक्सीन लगने के बाद आपको गंभीर फ्लू नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लू बिल्कुल ही नहीं होगा, बस वैक्सीन से फ्लू होने का चांस घट जाता है। अगर फ्लू होता भी है तो लक्षण गंभीर नहीं होते। जिन लोगों को बार बार फ्लू हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें हर साल फ्लू शॉट लेना चाहिए। दूसरी वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस लिवर की एक बीमारी है। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है। जब लिवर की सूजन किसी खास वायरस की वजह से होती है तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरल हेपेटाइटिस का ही प्रकार है। हेपेटाइटिस बी वायरस बिना लक्षणों के सालों तक शरीर में रह सकता है। ये चुपचाप लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसीलिए इसकी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अस्पताल का स्टाफ, जिन्हें डायबिटीज है, लिवर की कोई बीमारी है, जो डायलिसिस पर हैं, या फिर जिनके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है, उन्हें भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आमतौर पर 3 डोज में दी जाती है। इसमें दूसरी डोज पहली डोज लगने के 1 महीने बाद लगती है, वहीं तीसरी डोज 6 महीने बाद दी जाती है। तीनों डोज लगवाने के बाद शरीर में वायरस के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी बन जाती है, जो कई सालों तक सुरक्षा देती है।
तीसरी वैक्सीन है HPV की। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वैक्सीन कई तरह के कैंसर से बचाती है, जैसे महिलाओं को सर्विकल कैंसर से, वहीं पुरुषों को एनल कैंसर से, पेनाइल कैंसर से और ओरोफेरेंजियल कैंसर से। HPV वैक्सीन 10 से 26 साल की उम्र में लगवाने की सलाह दी जाती है। वैसे तो इसे 45 साल तक लगवाया जा सकता है, हालांकि सबसे सटीक उम्र 10 से 15 साल है। जिनके परिवार में खासकर सर्विकल कैंसर की हिस्ट्री है, उन्हें HPV वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इस वैक्सीन की डोज उम्र के हिसाब से तय होती है। 9 से 14 साल के बच्चों और किशोरों को आमतौर पर 2 डोज दी जाती है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 6 से 12 महीने में लगती है। वहीं 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आमतौर पर 3 डोज की सलाह दी जाती है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 2 महीने में और तीसरी डोज 6 महीने में लगाई जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जिम जाने वाले कई लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इससे मसल्स बनाने में मदद मिलती है। अब कुछ लोग एक्सरसाइज से पहले प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो कुछ एक्सरसाइज के बाद, और यही होती है कंफ्यूजन। बॉडी बनानी हो तो प्रोटीन पाउडर कब लें, वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट के बाद? ये हमने पूछा एनी टाइम फिटनेस साकेत में फिटनेस ट्रेनर मोहित मिश्रा से। फिटनेस ट्रेनर मोहित कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने का सबसे अच्छा समय पोस्ट वर्कआउट है, यानी जिम से आने के बाद। एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में हल्का नुकसान होता है, इसे ठीक करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। इस वक्त प्रोटीन पाउडर लेने से शरीर इसका जल्दी इस्तेमाल करता है, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी तेज होती है और मसल ग्रोथ में मदद मिलती है। वर्कआउट के बाद शरीर को पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। इस वक्त प्रोटीन पाउडर लेने से मांसपेशियों को जल्दी अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जो उनकी मरम्मत और विकास में मदद करते हैं। इससे थकान कम होती है, रिकवरी तेज होती है और धीरे धीरे शरीर की ताकत व सहन शक्ति बढ़ती जाती है। प्रोटीन पाउडर एक्सरसाइज खत्म होने के 20 से 30 मिनट के अंदर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप वर्कआउट से पहले प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हैं तो जिम जाने के आधा पौना घंटा पहले ले लें। और ये ध्यान रखें कि बॉडी सिर्फ प्रोटीन पाउडर से नहीं बनेगी, आपकी डाइट भी हेल्दी हो। साथ ही रोज 2 से 3 लीटर पानी पिएं और हमेशा वही प्रोटीन पाउडर लें जो डॉक्टर या डाइटिशियन ने बताया हो। एक्सपर्ट्स पहले देखते हैं कि आपके शरीर को प्रोटीन की कितनी जरूरत है, तभी प्रोटीन पाउडर देते हैं। प्रोटीन पाउडर के डिब्बे पर FSSAI का सर्टिफिकेट जरूर देखें। उसकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक करें कि उसमें क्या क्या मिला है। ध्यान रखें कि प्रोटीन पाउडर में ज्यादा शुगर ना हो। आपको हमेशा भरोसेमंद ब्रांड का ही प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।